ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा कर्णान योग परिचय चल रहा है डॉक्टर अब्दुल्ला शाह का, जिसमें पेज नंबर 40 पर कर्म नो कर्म की निषेक रचना होगी। निषेक के बारे में हमने समझा था ना कि जो कर्म परमाणुओं का जो एक समूह होता है उसको निषेक कहते हैं। तो वो निषेक रचना कैसे होती है कर्म में और नो कर्म में, दोनों की अपन बात पढ़ेंगे। पेज नंबर 41 निकालें। 40 पे वो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का है। 41 पे सेकंड पैराग्राफ। हमने अब तक कर्म नो कर्म का बंध, उसकी स्थिति, उदय काल और निषेक काल आदि बातें समझी। हमने यह भी देखा कि जीव में जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं, है ना। जो हमारे आत्मा के प्रदेशों का प्रकंपन होना आपने पढ़ा था ना, तो उसमें वो जो उनके भाव होते हैं वो भाव कैसे होते हैं? द्रव्य योग के कारण, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन के कारण, मतलब जो उसमें निमित्त बनता है और उस समय जो भाव होते हैं उन दोनों को मिला करके भावों को भाव योग और जो फिजिकल कंपायमान है उनको द्रव्य योग कहते हैं। अपन ने पढ़ा था। तो बोल रहे हैं हमने अब तक कर्म नो कर्म का बंध, उसकी स्थिति, उदय काल और निषेक काल आदि बातें समझी। हमने यह भी देखा कि जीव में जो कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। उसका कारण है जीव के प्रदेशों का कंपन होना, जिसे द्रव्य योग कहते हैं। यहाँ जो कारण बताया, कारण और कार्य जो बताया, ये भी उपचार से है। मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उधर आत्मा के प्रदेशों का फिजिकल परिस्पंदन हो रहा है और इधर भावों का भी हमारा उतार चढ़ाव चल रहा है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक चलता रहता है और उनके परिणाम स्वरूप नो कर्म या कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है। जीव कर्म नो कर्म का ग्रहण करता है, उनसे कर्माण शरीर और नो कर्म शरीर बनते हैं। सिद्धांत प्रविष्का में हमने कहीं जिनने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि शरीर 5 प्रकार के हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्माण शरीर, है ना। ये थे ना। इनमें से पहले 4 शरीरों को नो कर्म शरीर कहते हैं, पढ़ चुके हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर और तेजस शरीर, ये 4 जो शरीर हैं वो नो कर्मों से उनकी रचना होती है, इसलिए उनको नो कर्म शरीर कहते हैं। और एक कर्माण शरीर जो है वो अलग है, नो कर्मों से उनकी रचना नहीं होती, कर्मों से ही रचना होती, इसलिए वो कर्मण शरीर। इनमें अपने अपने शरीर नाम कर्म प्रकृति का उदय निमित्त है। जिसे औदारिक शरीर मिलना है उसको क्या निमित्त होगा? उसका एक नाम कर्म होगा, जिसमें नाम कर्म में एक शरीर नाम की प्रकृति होगी, वो डिसाइड करेगी कि कौन सा शरीर मिलना है ना। जो हम नाम कर्म के बारे में पढ़ने वाले डिटेल में, वैक्रियक नाम कर्म का उदय होगा, उसका वैक्रिक शरीर वाले नाम कर्म का उदय होगा तो वैक्रिक शरीर मिलेगा। इस तरह से कर्माण शरीर की तरह ये 4 शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। नहीं, जो कर्माण शरीर की अपन ने परिभाषा क्या बताई थी? कर्म वो है जो जीव के अनुजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देते, है ना। उसमें से घातीय कर्म मुख्य रूप से थे ना। जो घातीय कर्म में जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, उरंतराय, ये जीव के जो मूल गुण हैं उनको प्रकट नहीं होने देते, अर्थात उनका घात करते हैं, इसलिए उनका नाम घातीय कर्म रखा। तो इस तरह के जो घातीय कर्मों का जो स्वभाव है वैसा स्वभाव इनमें नहीं होता। किसमें? नो कर्मों में नहीं होता। जन साहब एक थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन है। हाँ बोले। पहले आपने बताया ये नो कर्म और नाम कर्म,
ये दोनों सिनोनिमस से लगते हैं, इसमें थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। हाँ देखो ऐसा है, अपने 8 कर्म होते हैं जिसमें से 4 या घातिया 4 अघातिया, है ना। या घातिया कर्म मैंने आपको बताया अभी, या दर्शनावली कहनावली। अघातिया कर्म कौन से हैं? आयु नाम, आयु या आयु नाम गोत्र और वेदनीय, ये 4 या जो हैं अघातिया कर्म है। लेकिन हाँ, ये 4 + 4 8 कर्म मिला के मुख्य कर्मों में आते हैं, जी हाँ, है ना। उनमें से घातिया कर्म का तो मैंने बता दिया कि कर्मों के आपके आत्मा के गुणों को घात करते हैं। जो जी हाँ, 4 अघातिया कर्म में वो घात नहीं करते, जी हाँ, है ना। अभी जब मेन कर्म की अपन बात करें तो जैसे आयु है, नाम है, गोत्र है, वेदनी है, वो आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मुख्य गुणों मुख्य कर्मों में गिने जाते हैं। जी ये हाँ, तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात हुई कि जितने भी अब आपको जो कुछ सामग्रियां मिलना है जीवन में, हाँ, वो इन 4 अघातिया कर्मों, घातिया कर्मों के और अघातिया कर्मों के आधार पर मिलने वाला है। जी जो हाँ, कुछ भी आपको मिलना है, अगर आपके कर्मों का वैसा उदय आएगा जब आपको दुख सुख के प्रसंग आएंगे, या आपका ज्ञान मंद हो जाएगा, दर्शन मंद हो गया, वो तो आ कात्य गया, क्रम से तो होगा। वो घातिया कर्मों के उदय से होगा। जी हाँ, और अघातिया कर्मों की वजह से आपको आयु मिलेगी, आपको वैसा वेतन होगा, ऐसा गोत्र में मिलेगा। और नाम कर्म के उदय में, नाम कर्म ही एक मुख्य मुख्य कर्म है ना, जिसकी 93 प्रकृतियां होती हैं, मतलब भेद होते हैं। उस नाम कर्म के उदय में शरीर संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, उसमें वो नाम कर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, जी हाँ, है ना। अब कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? नाम कर्म में सबसे पहले आता है गति कर्म, गति नाम की प्रकृति आती है, जिससे मैंने आपको बताया था कि इस गति से आपको माइग्रेट करके दूसरी गति में ले जाना, वहां उस जाति के आपको परमाणु मिलना, उस तरह की हड्डियां मिलना, उस तरह की चीजें मिलना, ये सब कौन डिसाइड करेगा? नाम कर्म की वो 93 प्रकृतियों में से कोई ना कोई उसको डिसाइड करेगा, है ना। कितनी हाइट होगी, कैसी चाल होगी, कैसा रंग होगा, किस तरह का शरीर होगा, ये सारे 9 कर्म की जो प्रकृतियां वो डिसाइड करेंगी। अब डिसीजन होने के बाद में फिर उसका मैकेनिकल रॉ मटेरियल तो लाओ। डिसाइड कर लिया साहब को इसको घोड़े का शरीर मिलेगा, तो घोड़े के परमाणु तो लाओ भाई। वो जो लाने का काम है, वो परमाणु जो जिससे बनेंगे वो 9 कर्म कहलाते हैं, जिससे वो रॉ मटेरियल बनेगा। आपने डिसाइड तो कर दिया, नाम करने डिसाइड कर दिया कि इस व्यक्ति को उस गति के अनुसार सब चीजें मिलने वाली हैं, इसकी वैसी हड्डियां होंगी, वैसी खाल होगी, वैसा खून होगा, वो सब उसने डिसाइड कर दिया। अब डिसाइड तो कर दिया, अब लाके तो दो ना, वो परमाणु तो लाके दो। तो वो जो परमाणु जब आएंगे, उन सब जाति उन परमाणुओं का नाम 9 कर्म है। एक ओके, ग्रुप, वो पूरा ग्रुप है, जिस ग्रुप में उस जाति के परमाणु आपको प्रदान किए जाएंगे। तो उस ग्रुप का प्रदान करने वाला तो हुआ नाम कर्म, और जो प्रदत्त की जाने वाली सामग्रियां हैं वो सब 9 कर्मों से बनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं जी वो 9 कर्म कहलाती हैं। नहीं 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 नहीं, नाम कर्म की तो मैंने आपको बताया 93 प्रकृतियां हैं, भेद हैं, और उसकी जी एग्जाम्पल हाँ, मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या आता है, नहीं शरीर कैसा होगा, आपकी चाल कैसी होगी, आपको यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीज है ना। तो अब जी वो हाँ, उनके योग्य, जैसे मैंने बोल दिया कि साहब उनको शरीर मिलेगा एक एक, मान लो आपको 53 गति आपकी फिक्स हो गई किसी की, तो 53 गति की योग मान लो कि वो बिल्ली बना, उसको बिल्ली बनने का फरमान आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये नाम कर्म से उसका प्रकृति से डायरेक्शन, उसका वो नाम कर्म से डायरेक्शन मिलेगा उसको कि ये चीजें इसको दी जाएं, अलॉटमेंट ये किया जाए। क्या उसकी मटेरियल का मतलब निमित्त है क्या? निमित्त, निमित्त मटेरियल तो का सारे ही हैं, निमित्त तो सारे ही हैं, लेकिन अपन उसको इस तरह की भाषा में समझाने से निमित्त में लोग थोड़ा समझ नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं उसके कारण या उसके अनुसार, है ना। तो नाम कर्म का बंध भी मैंने किया, लेकिन अब वो नाम कर्म एक किस पोजीशन में हो गया, वो अथॉरिटेटिव फॉर्म में हो गया। जैसे बोल दिया साहब इसको इसको कलेक्टर पोजीशन फिक्स बनाया हो है, गई, पोजीशन फिक्स हो गई उसकी। पोजीशन फिक्स हो गया, मैंने डिसाइड अब किया पोजीशन, गवर्नमेंट ने कि इसको कलेक्टर बनाया है, तो कलेक्टर बनाने का आदेश तो पारित हो गया। तो अब कलेक्टर के युक्त उपयुक्त सामग्री दो ना उसे, उसे गाड़ी दो, उसे घोड़ा दो, उसे जो है ऑफिस दो, उसके माथा ऑफिसर्स दो। ये सब कब डिसाइड होंगे? जब ये डिसाइड हो जाएगा कि इसको कलेक्टर की पोस्टिंग दी जाने वाली है ना। तो वो जो रॉ मटेरियल है, वो जो सुविधाएं हैं असुविधाएं हैं, वो सब जो जिन चीजों से बनती हैं उन्हें नाम 9 कर्म कहते हैं। ओके, अब क्लेरिफाई, चलो कंफ्यूजन दूर। एक्चुअली तो क्या, नाम कर्म के उदय, नाम कर्म के हिसाब से तो जो मतलब जो मतलब जैसा शरीर है,
मतलब वो टाइप डिसाइड हो जाएगा, पर उस टाइप की रचना के लिए जो चीजें चाहिए ये वो नो कर्म देगा, हाँ नो कर्म वही, के परमाणु देंगे। बिल्कुल यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर शास्त्र अपन ने पढ़े भी नहीं है, और ऊपर ऊपर जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें इतना विस्तार से कथन नहीं आता कि ये घटनाएं नहीं, इतना क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं मिलता सर। कि शरीरों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से टाइप के परमाणुओं का उसमें जो दखल होता है, और कैसे परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये जो डिटेलिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये पढ़ने के बाद समझने के बाद में हमको पूरे सिद्धांत के ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई भी चीज हवा में नहीं है, उसका पूरा पूरा आपको इंजीनियरिंग, पूरा आपका जो है साइंटिफिक रीजन सब कुछ मिलेगा। जूलॉजी, बायोलॉजी हाँ सारी सारी लॉजी इसमें सम्मिलित है। देखो अभी आजकल हमारा भाग इतना अच्छा है कि पहले तो बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग जो है धर्म के मार्ग में आते नहीं थे, तो हम उनको चैलेंज भी करते थे, अरे तुम क्या जानते हो साइंस, हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंस जानते हैं, तुम ये सब गलत बात बोल रहे हो। लेकिन अभी वो सारे साइंटिस्ट ही आ गए इस फील्ड में। लोग जॉब छोड़ छोड़ कर यूएस से इंजीनियर और साइंटिस्ट आकर के इसमें लग गए। जब वो लग गए तो उस साइंस को अब आप कैसे चैलेंज करोगे, वो तो साइंस की लैंग्वेज में ही आपको बताएंगे। तो इसलिए ये हमारा बड़ा भाग्य है इस युग में कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब कमान संभाल ली। ठीक है ना, तभी बना के चलते हैं। अब आप बिल्कुल बेहिचक कुछ भी आपको पूछना है, समझना हो तो इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो इसका बंद के कह रहा हूँ, ये स्टार्ट होता है बंद से, मतलब स्टार्टिंग जो होती है जैसे मतलब अपन एक के नीचे एक ऐसे बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जी एक चार्ट पूरा बनाते जाएंगे, तो बंद के चार प्रकार से फिर इसके अंदर एक के बाद एक कैसे अंदर आते रहे। वाह बहुत बढ़िया। देखो ये जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा कंसेप्ट, आप खुद अपने चार्ट बनाना, और जब आप जी, चार्ट बनाओगे और जब किसी किताब में आप कंपेयर करोगे तो आपको मालूम पड़ा कि वहां भी ऐसे ही चार्ट बनाए हुए हैं। ये मैंने खुद करके देखा, बहुत सारी जगह मैंने चार्ट बनाए, बहुत मेहनत करी, और फिर मैंने किसी किताब को रेफर किया तो उसमें ऑलरेडी वैसे ही चार्ट बने हुए थे। तो देखो तो ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ये चार तरह के जो शरीर हैं जिन परमाणुओं से वो बनते हैं, उन्हें उन परमाणुओं का जो ग्रुप है, ग्रुप बोल रहा हूं, उसे नौ कर्म वाला ग्रुप कहते हैं। क्योंकि नौ कर्म के फिर भेद होंगे, भाषा वर्णा, आपकी मनोवर्णा, शरीर जो है मुख्य रूप से जो शरीर है वो सब चीजें मिला करके ऐसे उसके और भेद होंगे, तेजस शरीर भी बनेगा। ये सब नौ कर्म के उपभेदों में आते हैं। ठीक है ना, कि वो सामग्री के अंतर्गत आते, सामग्री में इनकी जरूरत पड़ेगी, शरीर निर्माण कर दिया, लाओ सब तेजस शरीर के परमाणु लाओ, मनोवर्णा वाले से परमाणु लाओ, सब ला के इकट्ठा मसाला देते जाएंगे, वो बनते जाएंगे। और ये सारे जो एक पिटारे में रखे रहेंगे जिसके ऊपर लिखा रहेगा नो कर्म परमाणु, उस डब्बे में से निकाल के ला। ठीक है सर। अच्छा अब देखो नो कर्म के बारे में इतना विस्तार से कहीं बहुत कम मिलता है, इनमें अपने अपने इसमें एक जस्ट डाउट आया कि जैसे अभी कर्म परमाणु तो हम बोलते हैं कि ये तो इतने सूक्ष्म को दिखाई नहीं देते, पर नो कर्म परमाणु तो हमें दिख रहे हैं, जैसे मान लो शरीर का चौड़ी तो दिख रहा है और परमाणु उसका समूह, परमाणु समूह हमें दिख रहा है। हाँ देखो अब वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। पहली बात तो जो आपको दिख रहा है वो परमाणु डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, वो स्कंद दिख रहे हैं। हमें समूह दिख रहा है उसका, सब दिखेगा और बड़े रूप में दिख रहा है कि कोई भी परमाणु अपने साइंस में लिखा है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वो तुरंत ही कंबाइन करके एक स्कंद बना लेता है, जैसे मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो वो जो हम जिसे देख रहे हैं वो स्कंद है। हाँ, पर कर्म का तो स्कंद बनते ही नहीं, कर्म परमाणु जो है वो तो हमको चाहे स्कंद बने या ना बने वो दिखते ही नहीं है। वो तो बहुत बढ़िया कह रहे हो आप, अभी वही आने वाली है अगले पैराग्राफ। नहीं, स्कंद तो बनता है, वो आत्मा से जाके चिपकता है, वो इतना सूक्ष्म होता है कि दिखता नहीं है। हाँ मतलब वो सूक्ष्म होता है, हाँ, वो दिखता नहीं है। देखिए स्कंद तो बनेगा जब आपके आत्मा में स्पंदन हो रहा है द्रव्य योग से, तो भाव योग से आपके नहीं, जो फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, फिर इस चीज को हम कर्म परमाणु क्यों बोल रहे हैं? तो फिर पुद्गल के परमाणु हो गए ना, जैसे हमारे शरीर रचना है तो उसमें सेल हो गए, पर कर्म क्यों जोड़ दिया फिर उसमें? देखो अभी आप लोगों ने दोनों ने जो प्रश्न उठाए, बाई चांस वही उठाए जिनका उत्तर अभी आगे आने वाला है ना, मैं आपको आगे बताता हूँ।
कर्माण शरीर की तरह ये चार शरीर आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, गति आदि रूप पराधीन भी नहीं बनाते, इसलिए उन्हें नो कर्म या ब्रैकेट में अकर्म अथवा ईशत कर्म कहते हैं। यानी किंचित कर्म, वो उन कर्म जैसे भयावह नहीं है, इसलिए उनको किंचित कर्म, नो कर्म। नो कर्म का मतलब है मामूली कर्म, मतलब वैसे भयानक नहीं होने से मामूली कर्म बोला, इसलिए उन्हें नो कर्म अथवा ईशत कर्म कहते हैं। कर्माण शरीर नाम कर्म के उदय में 8 कर्मों का स्कंद होता है, वही कर्माण शरीर है। देखो अभी एक बात और बताइए, कर्माण शरीर जो है, यहाँ शरीर शब्द आ गया तो उसके लिए कोई ऐसा कर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो उनकी संरचना करता है। जो कर्माण है, कर्माण शरीर बनता किससे है? बनता तो कर्मों से है, लेकिन उनकी रचना वगैरह कैसी होगी, क्या होगा, ये निर्धारित कौन कौन उसमें कौन का निमित्त होता है? नाम कर्म का। जहां जहां रचनाओं की बात होगी वहां वहां नाम कर्म का भी सहयोग मिलेगा। ये इतनी व्यापकता है, न केवल वो नो कर्म रूपी शरीरों के बनाने में निमित्त बनता है नाम कर्म, बल्कि कर्माण शरीर के निर्माण में भी निमित्त रूप से खड़ा रहता है। कर्माण शरीर कैसा बनता है? अपन जानते हैं कि आत्मा के प्रदेशों के आसपास में वो कर्म पर जो है वर्गणाएं, कर्माण वर्गणाएं, जिनसे वो 8 मुख्य कर्म बनते हैं, वो आकर के उससे आत्म प्रदेशों से चिपक जाते हैं। लेकिन उस चिपकने में भी एक अरेंजमेंट होता है फजाड नहीं होता। कौन से कर्म का कब उदय आएगा, किस ऑर्डर में वो वहां होंगे और उनकी किस तरह की संरचना आदि होगी, उसमें एक निमित्त पड़ता है, वो भी नाम कर्म का निमित्त पड़ता है। देखो लिखा है, कर्माण शरीर नाम कर्म के उदय में 8 कर्मों का स्कंद होता है, वही कर्माण शरीर है। कर्म और नो कर्म की अधिक से अधिक यानी उत्कृष्ट स्थिति कितनी बंधती है उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक जीव को हर समय इतनी स्थिति बंधेगी ही ऐसा नियम नहीं है। देखो, कर्म और नो कर्म दोनों की एक स्थिति बनती है। जिन परमाणुओं से मेरा शरीर बना, उन शरीरों की कितनी स्थिति रहती है ये आयु से निर्धारित होता है, और हर एक परमाणु अलग अलग समय में आता है, लेकिन उसका अंतिम समय वो मरण से अपन ने जोड़ दिया था, कल बताया था कि कोई कभी भी आओ, लेकिन मृत्यु से के बाद तक कोई सरवाइव नहीं कर सकता। नाम कर्म बाद में आए तो उसको उतनी कम आयु रहेगी परमाणु की, उतने काल तक हमारे साथ टिका रहेगा। तो ये नो कर्म के लिए एप्लीकेबल, ये नो कर्म के लिए नो कर्म हो गया। अब मैं कर्म की बात करूं तो कर्म तो नो कर्म तो इसी भाव में आपके पास रहेंगे जो पर्याय। यस कर्म के लिए तो कोई नियम नहीं है भाई साहब, कोई नियम नहीं। वो तो आपके युगों युगों तक, कई कई भवों तक टिके रह सकते हैं। यस, कि पर्याय पे पर्याय बदलती जाएं, लेकिन वो जो कर्माण शरीर में स्थित परमाणु हैं कर्म रूपी, वो आपको छोड़ने वाले नहीं। वो तो शरीर जितनी स्थिति बंध गई उतने तक रहेगा। देखो अभी उसका और मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। ऊपर बताए हुए 5 शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा, समय प्रबद्ध की परिभाषा पढ़ी। एक समय में जीव तरह तरह के परमाणु ग्रहण करता ना प्रति समय, उनमें से छांट करके मैं बोल रहा हूँ 5 शरीर संबंधी परमाणु। 5 शरीर मतलब अगर मुझे आहारक शरीर, मुझे अगर औदारिक शरीर मिलना है तो उस संबंधी, वैक्रियक शरीर मिलना है तो उस संबंधी, आहारक मिलना है तो उस संबंधी, तेजस मिलना है तो उस संबंधी। उन 5 शरीर संबंधी परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, 5 को नहीं, आइदर ऑफ देम, उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में उस संबंधी जितने परमाणु जीव ग्रहण करता है उसे उस जीव का समय प्रबद्ध कहते हैं। परंतु उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है। औदारिक शरीर का जो है, जो परमाणु आएंगे वो अलग क्वांटिटी में आएंगे, टाइप भी अलग होगी और नंबर भी अलग होगा। वैक्रियक शरीर के परमाणु अलग टाइप के होंगे, नंबर भी अलग होगा। आहारक शरीर के परमाणु अलग होंगे, उनके परमाणु का संख्या भी अलग होगी। और
तेजस शरीर का भी ऐसे ही होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, कर्मांड शरीर का भी अलग है, तो कर्मांड शरीर ना मुख्य कर्म वाला, परंतु उनमें से प्रत्येक शरीर का भी, तो शरीर की बात कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है ना। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है। सबसे अल्प है मतलब सबसे कम परमाणु औदारिक शरीर जिसे मिलना है उसको प्राप्त होते हैं, औदारिक जाति वाले। और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। जैसे औदारिक के बाद कौन सा आया, कर्मांड, वैक्रिक आया, वैक्रिक के बाद आहारक आया, फिर तेजस आया और फिर कर्मांड शरीर। कर्मांड को भी शरीर क्यों कहा, क्योंकि वो भी एक तरह का स्कंद है, तो वो जो स्कंद है उनको हमने शरीर रूप से कहा। कर्मांड शरीर की रचना कर्म रूपी परमाणुओं से होती है। फर्क क्या है दोनों में, जो बाकी के 4 शरीर हैं और कर्मांड शरीर है उनमें क्या फर्क है कि जो कर्मांड शरीर है वो विशेष प्रकार के परमाणुओं से उनकी रचना होती है, जिनका काम ऐसे बाहर दिखने वाले शरीरों का निर्माण का काम नहीं होता। उनका काम तो क्या है, आपको सजाएं देना, आपको अवार्ड्स देना, आपको अच्छे बुरे समय में अपने भाव आने के लिए निमित्त बनना। ये सारे प्रसंग जो बनते हैं वो सब कर्मांड शरीर के माध्यम से बनते हैं, इसलिए उनके परमाणु भी अलग प्रकार के हैं, जिनमें वो कोडिफिकेशन बहुत तगड़ा होता है, तो अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, इसलिए उनको कर्मांड शरीर के नाम से बोला गया है। और बाकी के जो 4 शरीर हैं वो इन्हीं शरीर में हमारे पर्याय में मौजूद हैं। औदारिक शरीर अगर है तो औदारिक शरीर रहेगा, और अगर छठवें गुण स्थान वर्ती जो अगर मुनिराज हैं तो उनको आहारक शरीर भी हो सकता, किसी सबको नहीं। उसके अलावा तेजस शरीर भी सबके पास होगा। तो उनके परमाणु जो है कम कम ज्यादा कैसे आते हैं वो बताया उन्होंने। उनमें से प्रत्येक शरीर का समय प्रबद्ध भिन्न भिन्न है। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध सबसे अल्प है, और क्रम से उत्तरोत्तर शरीरों के समय प्रबद्ध के परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक है। उत्तरोत्तर परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, परंतु उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। औदारिक शरीर स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय, इन 4 इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि वह स्थूल शरीर है। अभी हल्के साहब बोल रहे थे ना कि हमें तो दिखाई दे रहा है ना ये शरीर, बिल्कुल ये भी यही कह रहे हैं कि ये शरीर आपको दिखाई देगा, न केवल आंखों से दिखाई देगा बल्कि और इंद्रियों से भी आप उसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थूल शरीर है, इसलिए आप उसको टच करके भी देख सकते हो। जानो ना कि कौन कौन सी इंद्रिय से देख सकते हैं औदारिक शरीर को, स्पर्शनेन्द्रिय से, रसना इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से बहुत सारी चीजें आप खा करके या जीभ से या टेस्ट से पता लगा सकते हैं वस्तुओं का। घ्राणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक से सूंघ करके, बहुत जीवों को गंध आती ना, जो तिरंच गति का जीव है उनको बहुत तीव्र जो उनकी गंध होती, उस गंध से वो पहचान लेते हैं कि ये मेरा बच्चा है या मेरा कौन है, उसको सूंघ के उन्हें पता लग जाता है। और चक्षुरेन्द्रिय तो हम जानते हैं आंखों से। इन 4 इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, क्योंकि वह स्थूल शरीर है। देखो शरीर भले ही स्थूल है लेकिन नंबर ऑफ परमाणु उसमें सबसे कम है, तो उनकी डेंसिटी कम है। अब दूसरा शरीर देखो, तेजस शरीर स्पर्शनेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, इसलिए नहीं जाना जाता है, सॉरी पीछे लिखा हुआ है नहीं, वो ऑस्टिच लगाया हुआ है सर। तेजस शरीर स्पर्शनेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय द्वारा जाना जाता है, इसलिए सिद्ध होता है कि वह औदारिक, क्या लिखा है देखिए इसको पढ़िए आप। हाँ। इसमें ऑस्ट्रिच लगा हुआ है, परंतु तेजस शरीर स्पर्शनेन्द्रिय और चक्षुरेन्द्रिय द्वारा नहीं जाना जाता है। हाँ ओके, एक मिनट में इसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है। एक्चुअली इसमें करेक्शन डाला है इन्होंने। हाँ हो करेक्शन डाला है, क्योंकि मैंने जब पहले इसको पढ़ा था तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। नहीं तो आपका क्वेश्चन मार्क सही है सर, इसलिए मैं करेक्ट किया आप। बहुत बढ़िया। इसमें कहाँ है
आपका पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर 41 पे 41 पर ही चौथी तीसरी लाइन है। ये नहीं जस्ट हाँ 41 पे बराबर। हाँ मेरा अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तेजस शरीर स्पर्शेंद्रिय। हाँ तो औदारिक शरीर स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय इन चारों इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि वह स्थूल शरीर है। परंतु तेजस शरीर स्पर्शेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय द्वारा नहीं जाना जाता है, इसलिए सिद्ध होता है। तेजस शरीर तो चक्षु से पता चलेगा ना, उसका आभा मंडल तो चक्षु से ही पता चलता है। नहीं, तेजस शरीर नहीं देख सकते आप। तेजस शरीर से तो आभा मंडल तेजस शरीर नहीं देख सकते, नहीं देख नहीं सकते, उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, परमाणुओं को नहीं देख सकते, जिन परमाणुओं से वो बनता है। हाँ इफेक्ट देख सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं कि वह औदारिक शरीरों से सूक्ष्म है। तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक है। ये तो अपन जानते हैं ना, उत्तरोत्तर जैसे जैसे शरीर हैं वो डेंस होते जा रहे हैं। वो वैसे नंबर ऑफ परमाणु उनके अंदर में ज्यादा हैं, लेकिन वो ऐसे स्थूल शरीर जैसे नहीं, जो बाहर औदारिक शरीर दिखाई देता है, वो सूक्ष्म होते चले जाते हैं और नंबर ऑफ परमाणु भी ज्यादा होते हैं। उससे भी अनंत गुणा परमाणु कार्मान शरीर में होते हैं, है ना। फिर भी वह किसी भी से जाना। जन साहब, ये परमाणु तो सूक्ष्म होंगे, तो वो सूक्ष्म ही होंगे, चाहे वो तेजस शरीर के हों चाहे औदारिक शरीर के हों। जो परमाणु का साइज है वो तो एक ही है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती होती है ना। नहीं सूक्ष्मता भी बढ़ रही है सर एक्चुअली। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा हो रहे हैं ना इनके तेजस के कर्मा शरीर की और ज्यादा सूक्ष्म हो गए। देखिए जन साहब, ये इसलिए तो डाउट आया, एक जो परमाणु है उसका साइज तो फिक्स है, परमाणु का साइज घटता बढ़ता नहीं है, तो उसमें सूक्ष्मता कहाँ से आएगी? जो उनके स्कंद बनते हैं ना, स्कंद की सूक्ष्मता होगी, ये बात सही है। इस प्रकार के हैं, मैंने आपको परमाणु सूक्ष्म तो स्कंद, तभी स्कंद सूक्ष्म बनेगा ना। हाँ नहीं तो परमाणु वो उसी परमाणु से बड़ा स्कंद बन के औदारिक शरीर बन रहा है। परमाणु तो साइज एक ही है ना। देखो एक चीज मैं बताऊं, परमाणु में हमने वो उसके रूप रस गंध वर्ण आदि जो उसके गुण पढ़े परमाणुओं के, उनमें सभी परमाणुओं में एक बराबर गुण एक जैसे नहीं होते सब में ये हैं, रूप रस गंध वर्ण आदि सभी में होंगे, लेकिन किसी का वर्ण वाली जो क्वालिटी है वो ज्यादा तीव्र होगी। नहीं क्वालिटी से सब हो जाएगी, मैं तो फिजिकल साइज की बात कर रहा हूँ। जैसे साहब इसमें लिखा है तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणु की संख्या अधिक होती है। एक मिनट मेरी बात सुन लो पूरी, आप समझ में आएगी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस तरह से परमाणुओं की हमने बेसिक रचना में एक क्वालिटी पढ़ी है कि उन सब के अंदर में गुण होते हैं, रूप रस गंध वर्ण आदि सब में होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी परमाणुओं में समान रूप से ऐसी गंध नहीं होगी कि सब परमाणुओं में ऐसी गंध एक जैसी होगी, सब परमाणुओं का रूप एक जैसा होगा ऐसा नहीं, सब परमाणुओं में स्पर्श वाला गुण एक जैसा होगा वो भी सही नहीं होगा, सब में थोड़ा ज्यादा उसमें प्रोमिनेंट होंगे, कुछ में कम ज्यादा होंगे। अब ऐसे परमाणुओं का जब स्कंद बनता है तो स्कंद में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं कि जो जिनमें इस तरह के गुण ज्यादा पाए जाते हैं, जो गंध वाले हैं, किसी में जो है रूप वाले गुण ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे मिला के उनका स्कंद बनता है। और स्कंद बनने के फलस्वरूप उनमें ऐसी घटनाएं घटित होती है, उसमें सूक्ष्म गुण होता है। अब अभी नामकरण का पढ़ेंगे तो उसमें सूक्ष्म जाति का जो गुण होता है वो ऐसे परमाणुओं के कारण वो सूक्ष्म शरीर बनते हैं, जैसे निगोदिया का शरीर है। सरता जी जरा आप अपना म्यूट कर लीजिए। तो वो जो सूक्ष्म नाम का जैसे गुण है, निगोदिया जीव में दो प्रकार के शरीर होते हैं, अपन ने पढ़ा, निगोदिया भी और स्थावर जीवों में भी, सूक्ष्म और स्थूल। वो सूक्ष्म और स्थूल में दोनों ही हमको नहीं दिखाई देते। निगोदिया जीव का भी जो स्थूल पर्याय है, या जो पानी आदि के जो जीव हैं उनमें भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के होते हैं, लेकिन हमें दोनों ही नहीं दिखाई देते, ना हम टच करके पता लगा सकते हैं। लेकिन वो सूक्ष्मता का अर्थ ये है
कि उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो शरीर या वो शरीरधारी पहाड़ में से निकल जाएं, कांच में से पार हो जाएं, किसी में से पार हो जाएं, उनकी उस योग्यता के कारण उनको सूक्ष्म या स्थूल कहा जाता। इसी तरह से यहाँ जो शरीरों की बात हो रही है, वो शरीरों की रचना ऐसी हो रही है कि वो उनके जो स्कंद हैं, शरीरों की रचना मतलब उन स्कंदों की ऐसी क्वालिटी बन रही है बहुत सारे परमाणुओं को मिला करके कि वो किसी भी इंद्रिय से दिखाई नहीं देते। तो वो बात सही है आपकी। हाँ। तो ये जो डिफरेंशिएशन जो होता है, हाँ, दैट इज बेसिकली डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्कंद्स। हाँ, स्कंद के अलग अलग प्रकार के अलग अलग गुण, तो ये बात अलग हो गई। हाँ, क्यों? किसी में गंध का गुण है, किसी में चक्षु का गुण है, किसी में कर्ण का गुण है, मुख्य गुण, मुख्य गुण, ठीक है। मगर जो उनका जो सूक्ष्मता है या सूक्ष्मता से ऊपर की स्थिति है, वो उनके स्कंद से, साइज से डिफाइन होती है। हाँ। बट मेरा जो बेसिक क्वेश्चन ये था, और ललित जी का भी मेरे ख्याल से, कि जो उसका जो जैसे एक समय की यूनिट होती है मिनिमम, जैसे एक प्रदेश की यूनिट होती है मिनिमम, उसी तरह एक जो परमाणु है जो मिनिमम, उस परमाणु का साइज जो होगा वो हर तरह के स्कंदों में वही होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन है मेरा, आप सोचिए इसके ऊपर, फिर बाद में खुद। तो आपकी बात सही है। तो मुझे ऐसा साइज का देखने में नहीं आया। नहीं, आप देख, बाद में इसका विवेचन करेंगे। मैंने आपको तो इसके हिसाब से तो सब लग रहा है कि साइज अलग अलग होगा। देखो साहब, ललित जी, परमाणु का साइज अलग नहीं हो सकता। जैसे आप स्कंद की बात करें तो सब स्कंद शब्द इस वाले पैराग्राफ में कहीं यूज नहीं किया उन्होंने। नहीं, इन्होंने केवल परमाणु की बात कर रहे हैं वो लोग। जैसे आप बॉटम से दूसरी लाइन देखें, तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणु संख्या अधिक होती है। तो औदारिक शरीर तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो बड़ा होगा। परमाणुओं की संख्या अधिक हो गई तो स्कंद ज्यादा बन गए ना सर। वही तो नंबर ऑफ द एटम्स, जितने परमाणु बने उसका स्कंद ही तो बनता है। स्कंद स्पष्ट नहीं किया है, नंबर ऑफ परमाणु से उसको डिफाइन कर दिया। एनीवे, जैन साहब, इसका आप बाद में सोच के कल और बताऊंगा आपको। हाँ, मैं कुछ बताऊं क्या? बहन जी को पता होगा तो बहन जी से पूछते हैं। मैं कुछ बताऊं क्या? बताइए। हेलो, हाँ, बोलिए। ये जो परमाणु हैं, देखो, ये जीव जो सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म जो होते हैं ऐसे होते हैं जो निकल जाते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो जब एक ही जैसे औदार्क शरीर है, औदार्क शरीर में जो परमाणु होंगे वो उतने डेंस नहीं होते, अलग अलग ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कम होते हैं, नंबर ऑफ दी परमाणु कम होते हैं। लेकिन वो, और जो शरीर बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ परमाणु बढ़ते जाते हैं, वो डेंस होते चले जाते हैं। इसलिए साइज में कोई अंतर नहीं है, साइज में, परमाणु के साइज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो डेंसिटी और उसका वो होना, ये आगे इस आधार पर भाई साहब बोल रहे हैं कि सबसे कम परमाणु औदारिक शरीर में होते हैं, उससे ज्यादा उत्तरोत्तर ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी बढ़ती जाती है। बाबूजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। मैं क्वांटिटी के ऊपर तो बात ही नहीं किया जी। आप किस बात, आपको क्या मेरा तो जो बेसिक था, जो बेसिक परमाणु का जो साइज है वो हर स्थिति में, हर शरीर में जो बेसिक मिनिमम, जैसे समय की एक मैं वही कह रहा हूँ, बराबर ही है। वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर ही है, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, वो तो बराबर है। लेकिन अच्छा, एक उदाहरण दूं आपको कि एक जगह हवा के परमाणु हैं और एक गुब्बारे में भर दिए, तो गुब्बारे में वो परमाणु उतने भर दिए, वो उतने में रह गए। और ज्यादा परमाणु बढ़ेंगे तो गुब्बारे में जो जितने परमाणु हैं अगर अलग अलग होंगे तो वो फूल जाएगा, और वही गैस अगर वो कंडेंस कर दी जाए तो वो कम जगह में आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये साइज बराबर होते हुए भी
उनको एक सघनता और विरलता, सघनता और विरलता, ये इस बात करता है। हाँ, मैं समझता हूँ। एक चीज बताओ, इसमें भी हमारे पास साइंटिस्ट भी बैठे हैं और केमिस्ट्री वाले भी बैठे हैं। अरे और डेंसिटी कैसे घटती बढ़ती है बताओ। ज्यादा डेंसिटी वाले से गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होती है, बाकी चीजें ज्यादा होती है, तो वो डेंसिटी कैसे बढ़ती है? वो एटॉमिक मास बढ़ता है ना उसका एटॉमिक मास बढ़ता है। एक मिनट, एक बार एक हाँ, किसी भी जनता देखिए, गोल्ड में एटॉमिक मास उसका ज्यादा होता है, रुई में कम होता है, बस तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो परमाणुओं की उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं उसके एक पूरे न्यूक्लियस में। नहीं, एटॉमिक मास अलग अलग ज्यादा डिफरेंट होता है क्या? अलग अलग? यस, गोल्ड का अलग होगा, हर एटम अलग होता है, एटम में एटॉमिक मास अलग होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग होते हैं। नंबर रिमेनिंग सेम, डेंसिटी नंबर तो बढ़ते ही है साहब। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो नंबर भी बढ़ेंगे परमाणुओं। देखिए, एटम का वेट जो यूनिक एटम है, AMU जो एटॉमिक मास यूनिट, हाँ, जो सिंगल एटम है उसका तो वही वेट है, मगर उनका नंबर ऑफ एटम्स आर सो मच एंड सो डेंस कि जिसकी वजह से उसका एटॉमिक मास यूनिट बढ़ जाता। यही तो मैं समझाना चाह रहा था। मीनिंग बताओ, है डेंस का मतलब क्या है? वो डेंस का मतलब है इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। दो चीज हो सकती है सर एक्चुअली, क्या एटम्स की, एक तो क्या एटम का अपना वजन, तो जैसे गोल्ड ले लें या आयरन ले लें या एल्यूमिनियम ले लें, तो इनकी इंडिविजुअल एटम है, इनका वजन अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग आया? नहीं, उनका स्ट्रक्चर अलग है ना सब। उनका न्यूट्रॉन जो है डिसाइड करता है एटॉमिक मास को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें अलग अलग है ना सर। वही तो नंबर एटम अलग होंगे, फिर न्यूट्रॉन अलग है उसका। गोल्ड में लगे, यूरेनियम में सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ एटम भी अलग होंगे फिर। दूसरा पॉइंट ये है, एक तो इंडिविजुअल आइटम का मास अलग अलग है, वो कंट्रीब्यूट का डेंसिटी में। दूसरा, इनका पैकिंग कैसे कर रखा है, इनको एटम्स का पैकिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह से वो एटम्स को पैक किया हो सिस्टम में। क्योंकि आपने आई थिंक ये देखा है ना हम लोगों ने, कुछ हेक्सागन और टेट्रागन और कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर हैं इनके एक्चुअली, तो उनकी एटम्स की पैकिंग किस तरह से है, तो वो डिसाइड करता है डेंसिटी। तो एटम का, मेरे ख्याल से एटम का मास प्लस इनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका अरेंजमेंट किस तरह से एटम्स का, वो चीज डिसाइड करी डेंसिटी को। अभी देखो, अरेंजमेंट में एक चीज और आ सकती है कि जैसे कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री होती है, अगर वो बाउंड्री जो है और थिन हो जाए तो वो जो है वो क्लोज आ जाएंगे वो परमाणु, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, वही बोला कि पैकिंग कैसे कर रखा है एक्चुअली। वही तो कह रहे हैं कि वो किस तरह से उनका प्लेसमेंट है, उनका जो अरेंजमेंट है, उनका जो स्कंद बनने का जो अरेंजमेंट है, उसी के अनुसार उनमें डेंसिटी घटती या बढ़ती है। जो फिजिकल साइंस कोई तत्व नहीं, फिजिकल साइंस बराबर होता है। एक मिनट, जो एयर गैप होता है ना दोनों, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो बाउंड्री बनती है, उस बाउंड्री की थिननेस, अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं ना आयरन कार्बन डायग्राम में, तो उनको कैसे होता है, जब उसको क्रॉस सेक्शन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी बाउंड्री कितनी मोटी या पतली है, क्रिस्टलाइजेशन होता है ना। तो ये सब क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ परमाणु रिमेनिंग सेम, अगर वो उनके जो स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर का मतलब उनका वो जो क्या बोलते हैं स्कंद जो बनते हैं, वो स्कंद के संरचना के अनुसार उनका वेट वगैरह होता है या उनका वो बढ़ता है, तो डेंसिटी वही है। आप एक रुई का उदाहरण ले लीजिए ना, आप रुई लो और आयरन लो, तो उसमें तो परमाणुओं का जो संरचना है वो काफी दूर दूर है, तो इसलिए वो लाइट रहती है बस। तो एनीवे अपन ये समझ गए कि उनमें जो रुई में तो नंबर ऑफ एटम कम होंगे और लोहे में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, क्योंकि फैले हुए उतने वॉल्यूम में, उतने सेम वॉल्यूम। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो, तो तेजस शरीर, स्पर्शेंद्रिय और चतुरेंद्र की बात। तेजस शरीर में औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणुओं की संख्या अधिक है, उससे भी अनंत गुना परमाणु कर्माण शरीर में होते हैं, फिर भी किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जाता, इसलिए कर्माण शरीर सबसे सूक्ष्म है ना, उससे सूक्ष्म कोई नहीं होता, क्योंकि उसको उतने स्पेस के अंदर में
इतने इतने अनंत काल तक का, दीर्घ काल तक के सब जो है उसमें कोडिफिकेशन वाले कर्म भरे पड़े हैं, है ना। उतने एरिया में सारा आपका कच्चा चिट्ठा पूरा लिखा हुआ, आप कहीं भी चले जाइए वो आपके साथ जाएगा, है ना। तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, और वो आपको उस तरह का फल देता रहेगा। मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है, इसलिए सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और त्रियंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है ना। क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक आयु वाले मनुष्य और त्रियंचों में ही औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, क्योंकि उनको उतने साल तक टिकना है ना, तो उनकी संरचना भी वैसी होती है। भोग भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है, इसलिए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य है। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है, उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, इसलिए वैक्रियक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। ठीक है ना, सब क्लियर है? आहारक अच्छा, आपने वैक्रिक के बारे में नहीं बताया कि उनकी संरचना परमाणु की कैसी होती है? बताया ना, औदारिक सेम प्रिंसिपल है बाबूजी, सेम प्रिंसिपल है। अच्छा, आगे 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 के शरीर जो है उनसे डेंस होते चले जाते हैं, और अपन ने इसका इस क्रम में पढ़े थे ना, ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान, तो इसी क्रम में उनके जो बढ़ते जाते हैं। एक वेरी रॉ क्वेश्चन है, हाँ, कि जो आत्मा का निवास शरीर के अंदर जी, और उसके साथ जो चिपका हुआ कर्मांड शरीर है, तेजस शरीर है, वो कौन से भाग में रहता है शरीर? क्या चीज? आत्मा संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में समान रूप से फैले रहते हैं। अच्छा, आत्मा के प्रदेश, ठीक है। अभी मैं जहाँ इनके परमाणु नहीं होंगे वो जगह तो शून्य हो जाएगी, तो वो इनएक्टिव हो जाएगी। मैं वही पूछ रहा था, उसी पे आ रहा था। आप हंस रहे थे। नाखूनों को बाल को छोड़ सकते हैं, उनमें नहीं है सर। सुनो, जहाँ पर नहीं होंगे नाखून और बाल, आत्मा के प्रदेश जहाँ नहीं होंगे वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगी। एक मिनट, मैं बाबूजी मैं उसी पे आ रहा था। मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं बहुत रॉ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए ठीक है। तो अभी देखिए, अब मैं इसके आगे, अब जिस आदमी को गैंग्रीन हो जाती है, और पहली चीज है जैसे नाखून और बाल, जैसे बताया एलके जैन साहब ने, तो वो तो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो शरीर से जरूर औदारिक शरीर से लगे हुए रहते हैं। मगर क्या कहते हैं, जो नाखून हो गया तो उसकी क्या स्थिति रहती है, या शरीर के किसी पार्ट में गैंग्रीन हो गई तो उस समय इसकी आत्मा की क्या स्थिति रहती है? थोड़ा बहुत इसमें आप प्रकाश डालना चाहेंगे? गैंग्रीन की बात छोड़ो, एक हाथ काट दिया गया किसी जीव का, हाँ, हाथ काट दिया गया तो क्या होगा? जो उसके जो आत्मा के प्रदेश हैं सिकुड़ करके मात्र उतने ही बस शरीर से जुड़ा हुआ है।